नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तरीय वैदिक काल। कल हमने बात की थी पूर्व वैदिक काल की और आज बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल का उदय हुआ। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में ही वेदांगों की रचना हुई, जिनमें है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र पंजाब यानी सप्त सिंधु प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कुरुक्षेत्र व गंगा यमुना दोआब तक था। वह धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण के अंतर्गत आर्य सभ्यता का विस्तार सदा नीरा नदी तक हो गया। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण के अंतर्गत आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंगराज्य से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल में छोटे कबीले एक दूसरे में मिलकर बड़े क्षेत्रों में विस्तार कर रहे थे, जैसे पुरु व भरत मिलकर पुरु व तुर्वस व क्रिवी मिलकर पांचाल कहलाए। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत त्रिककुद नाम एक पर्वत श्रृंखला का व तैत्तिरीय अरण्यक से क्रौंच व मैनाक पर्वतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार इस कारण भी हुआ कि वे लौह धातु से परिचित थे, जिसका उपयोग हथियार व रथों के अंतर्गत करते थे। ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले पर शासन करता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा प्रदेश पर शासन करने लगे। राजा या सम्राट का पद इस काल में वंशानुगत हो गया था, लेकिन इस समय प्रजा की सहमति आवश्यक थी, जो मित्रों आज की लोकशाही से मिलती जुलती है। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में ही प्रकट हुआ। जैसे प्रारंभ में पांचाल को एक कबीले के रूप में जानते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में वह एक प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में भी सभा व समिति द्वारा राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाई जाती थी। इस काल में राजाधिराज एक सम्राट जैसी उपाधियां ग्रहण करते थे। उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली राज्यों के नाम कलिंग, अवंती, विदर्भ, कुरु, पांचाल, काशी, मगध आदि, जो हम महाभारत आदि ग्रंथों में हमें मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था होती थी, वह समिति राज्य की केंद्रीय संस्था होती थी, पर अब उनका कोई प्रभाव नहीं था। राजा इस काल में कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग प्राप्त होता था और पूजा पद्धति में ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, जिसमें अध्ययन अध्यापन एक ऋषि के द्वारा कराया जाता था। देव यज्ञ यानी हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। पितृ यज्ञ यानी कि पितरों को तर्पण, जल व भोजन आदि दिया जाता था और मनुष्य यज्ञ यानी कि अतिथि का आदर भाव होता था। भूत यज्ञ या बलि समस्त जीवों के प्रति भोज समर्पित करके ये कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर न होकर जन्म पर आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड का प्रचलन बढ़ा, जिसका ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। इस काल में उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यों का ही होता था और शूद्रों का कार्य तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का जीवन स्तर निम्न श्रेणी हो गया। उन्हें पिता की संपत्ति से वंचित रखा गया व स्त्रियों को सभा व समिति में प्रवेश पर निषेध आ गया। इस प्रकार इस समय में स्त्रियों पर थोड़ा शिक्षा आदि से वंचित करके उसको थोड़ा हक जो है वो छीन लिया गया है। लेकिन फिर भी तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख मिलता है कि इस काल में भी विधवा विवाह का प्रचलन था। इस समय में गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे।
उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में पर्याप्त प्रगति हुई और इस काल में आर्यों को मुख्य व्यवसाय कृषि था और शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित क्रियाएं इसमें उल्लेख है। आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस समय में सोने की मुद्रा व चांदी की मुद्रा थी। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में व्यापार के लिए गाय व स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय द्वारा भी व्यापार होता था और इस काल में शिल्प के व्यापार का भी विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही रक्तिका व गुंजा तौल की इकाई थी। इस काल के आर्य सामुद्रिक व्यापार से परिचित हो चुके थे। इस काल में मूर्ति पूजा का आभास भी मिलता है। इसी काल में स्तुति पाठ व प्रार्थनाओं का स्थान यज्ञों ने ले लिया। यज्ञों में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व था। इस काल में यज्ञों का प्रचलन था, जिनमें प्रमुख है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में ही वासुदेव संप्रदाय एवं 6 संप्रदायों के बारे में बताया, जो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा। निष्काम कर्म का सिद्धांत सबसे पहले ईशोपनिषद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वही होता है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मणों में चारों वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शल्य क्रिया के बारे में जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बताया है। तैत्तरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन व वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में गोपथ ब्राह्मण की रचना सबसे अंत में हुई। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां मैत्री व कात्यायनी थी। कठोपनिषद से यम नचिकेता की कहानी है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते है। ऐतरेय ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। अथर्ववेद में सभा व समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। तो मित्रों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको बताई पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो मित्रों, हमें आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और इसके साथ ही मित्रों, कल है 8 तारीख और बुधवार को अमावस्या है। और अमावस्या जो कि हमें पता है कि पितरों को समर्पित होती है। और चैत्र माह की अमावस्या, ये हम बात कर रहे हैं अमावस्यांत मास की, जो कि चैत्र मास की अमावस्या लगती है। और इस अमावस्या में पितरों के लिए हम दान तर्पण और पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो इसी बात के साथ मित्रों, हम आज आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं नई बातों के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, अभी ये चुनाव का माहौल है और जहाँ भी चुनाव हो वहाँ मित्रों अपना ये एक हक है, तो आप अपना हक अवश्य पूरा करिए और मतदान कीजिएगा। मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।